राजा का इंटरव्यू करना हो तो फिर कुछ ऐसा सेटअप होता है। आपने मेरे पहले के पॉडकास्ट देखे होंगे, वहाँ पर एक नॉर्मल थीम का बैकग्राउंड हुआ करता था, लेकिन आज कैमरा पर्सन्स ने बताया कि अवध ओझा जी आ रहे हैं तो राजा वाला सेटअप बनाइए कुछ। देखिए, आपको घोड़ा देखने को मिलेगा। ये पुराने, इस स्टूडियो को भी एंटीक स्टूडियो बोलते हैं और इसमें सेटअप भी कुछ ऐसा ही है। क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि आपके साथ पॉडकास्ट नहीं किया जाए, बातचीत की जाए। ये रिकॉर्ड हो जाएगा और ये चला जाएगा, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति के साथ बात करके, जिसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, सोचने की क्षमता बहुत होती है, हर सब्जेक्ट पे आप उससे बात कर सकते हैं। उनमें से आप एक हैं, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, समझते हैं और कई लोग फॉलो भी करते हैं। और यूथ में आपका एक अलग इम्प्रेशन है। और आपको पता है, इस देश में सबसे ज़्यादा तादाद यूथ की है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान भी यूथ ही है। तो आज आपके साथ बैठ के इन सभी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ज़िंदगी में राजा कैसे बना जाए। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, बहुत सिंपल सा। एक्चुअली इस देश का जो नाम है वो है भारत। भारत यानी ज्ञान जी। अब जिसने भी जंगल के बारे में सुना है या जंगल को देखा है, उसको पता है कि जंगल का राजा है शेर। शेर के सिवा शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो उतनी निरंकुशता से जंगल में घूमता होगा। गैंडा घूमता है, लेकिन गैंडे को राजशाही से कुछ लेना देना नहीं, खाना है और पड़े रहना है। कहते हैं गैंडा हो का बे, पड़े हुए हो। जिराफ से कोई मतलब नहीं है। हाथी मस्त है तो राज तो राजा ही करेगा। अब शेर के पास दो चीजें हैं, एक बहुत ताकतवर मन और एक बहुत ताकतवर शरीर। तो जिसने भी इन दो चीजों को डेवलप कर लिया, आप एक छोटी सी बात देखो, अगर लग्जरी से और चीजों से जीवन में सब कुछ उपलब्ध होता तो आज भारत के शहरों में अच्छी खासी लग्जरी है। लेकिन जितनी लग्जरी है उतने लड़के परेशान भी हैं। राइट। 1960s, 70s, 80s, 90s का एक ऐसा दौर था भारत का, जब भारत के छोटे से गांव से लोग उठते थे, मुंबई पहुंचते थे, कलकत्ता पहुंचते थे, दिल्ली आते थे और कुछ समय में वो अरबपति बन जाते थे। ऐसे आपके भी जानकार में बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा क्या होता था कि भाई शहर के लोगों के पास इतनी सुविधा होते हुए भी वो गांव का आदमी आके किसी शहर में अरबपति हो जाए। हमारे शहर के एक पांडे जी हैं, उनका फर्नीचर है, फर्नीचर का पूरा इंडस्ट्री है उनका। ठीक है। तो उसके पीछे वजह यह थी कि गांव के आदमी की किस्मत में स्ट्रगल लिखा ही होता था। उसे काम करना होता था, उसे सोचना पड़ता था, मनन करना पड़ता था। तो वो जो स्ट्रगल करने वाला आदमी जब शहर आता था तो वहां पे वो शहर के लोगों से एज ले लेता था। या शहर में आपने किसी को काम बोला कि भैया ये 2 कुर्सी बाहर करनी है, तो प्रोफेशनल है, वो 2 ही बाहर करेगा। लेकिन गांव के आदमी के पास मेहनत के साथ करुणा भी है। आपने कहा भैया जरा मेज भी बाहर का तो करेगा। साहब मेज भी करेंगे, सोफा भी करेंगे, बिस्तर, आप बताओ, पैसा जितना दोगे उतना ले लेंगे। और इन चीज़ों से वो आदमी धीरे धीरे उठता चला जाता था। तो सिद्धांत एक है, शक्ति। जिसके पास शक्ति है, माँ लक्ष्मी उसे विष्णु मानकर उसका पैर दबाएंगी। राजा बनने का अचूक मंत्र है ये। अचूक मंत्र है। ठीक है। आज बहुत सारी बातें हैं सर करने के लिए। पॉलिटिक्स भी है, मोटिवेशन भी है। आप बोलते हैं कि मुझे मैं वो दुग्गल साहब हूँ, आज मैं अगर मोटिवेशन दे रहा हूँ तो फिर आज मैं मोटिवेशन की बातें करूँगा। तो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आपके गांव चलते हैं। थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, किस तरीके के आप थे, शरारती थे? 2-3 मैंने किस्से आपके सुने हुए हैं, कट्टा, बंदूक, फायरिंग, सिनेमा और किंग। तो थोड़ा सा बचपन के बारे में चलिए और थोड़ा सा कुछ बताइए सर। मुझे शौक है बंदूक खरीदने का आज भी। मतलब ये एक शौक है मेरा। दिवाली आ रही है तो दिवाली में एक प्रथा है कि भाई लोग अपने बच्चों को खिलौना खरीदवाते हैं। तो हमारी माँ है, कभी अगर आपकी मुलाकात होगी तो मैं उनसे कहता था यार देखो एक पिस्टल खरीदवा दो बस। एक शौक है शस्त्र का। शस्त्र का भी शौक है और पेन का भी शौक है, पढ़ने का भी शौक। वेरी गुड। जैसे आज यूपी गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाने जा रही है, बाबा आदित्यनाथ चलाने जा रहे हैं कि शास्त्र और शस्त्र दोनों सिखाएंगे। जरूरी भी है। उसकी वजह यह है कि भारत पर हमेशा से विदेशी आक्रमण हुए हैं जी। तो भारत के लोगों को पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी जानना चाहिए। खैर वो आदत थी। और कुछ दौर मेरा ऐसा था जब
मूवीज जो बनती थी, दीवार टाइप की मूवीज, कहते हैं ना आदमी के ऊपर उसके जीवन बचपन का बड़ा असर होता है। हाँ तो हमारे टाइम पे जो मूवीज आई वो अक्सर डॉन टाइप की मूवी आई। हाँ। डॉन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से कैसे आया मैं हूँ कौन, और मूवी तो इम्प्रिंट हो जाती है। तो एक शुरू से एक था कि मतलब हाँ यार जिंदगी ऐसे ही होनी चाहिए। पर मैं बचपन से बड़ा सीधा सज्जन आदमी, पढ़ने लिखने वाला आदमी, क्योंकि मुझे पता था मैं एक सामान्य परिवार का हूँ। और माता जी कहती थी देखो भैया झगड़ा मत करना, हमारी शक्ति नहीं किसी से लड़ने की। तो क्लास 8 तक मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चली, ठीक है। और उस दौरान टॉर्चर भी बहुत हुए, क्योंकि हैं तो यूपी के और पढ़े हैं गोंडा में। और गोंडा शहर ही ऐसा है कि मतलब जहाँ संत भी हैं और डाकू भी हैं, दोनों हैं, दोनों का शहर वो मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का बड़ा प्यारा। संतों से भी मुलाकात हुई तो लोग ना परेशान बहुत किया। मतलब बचपन की जो कहानियां हैं वो ऐसी हैं कि लोगों ने परेशान, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब मैं होमवर्क करके आया तो मेरे होमवर्क वाली शीट ही फाड़ दी, वो मेरा जो कॉपी होती थी उस पर गोद दिया उठा के पेन से लेकर, तो परेशान बहुत किया। उसी दरमियान क्या हुआ, एक दिन क्लास 10th या 11th की घटना है, शायद 10th की घटना है, कि मेरे एक दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, तो उन्होंने शायद मेरा कॉलर पकड़ लिया। तो उसे मेरा कुछ क्लासमेट दोस्त पीछे से आ रहा था, उन्होंने कहा क्या कब तक मार खाओगे बे। और उस दिन जो कहानी शुरू हुई लड़ाई की, झगड़े की, वो अब तक चल रही है। गुड्डू मिर्जापुर में एक डायलॉग है ना कि शुरू मजबूरी में किए थे अब मजा आ रहा है। वो डायलॉग जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार कितना, मतलब पुनीत कृष्णन जी को जब मैं मिला तो जो राइटर है, हाँ राइटर है, हाँ। तो मैंने कहा इतना व्यवहारिक ज्ञान, आप तो आईआईटी के आदमी है, ये डायलॉग तो मुझे लिखना चाहिए था। ये तो मेरा अनुभव है कि शुरू मजबूरी में किया था और अब मजा आने लगा है। तो मुझे लगा नहीं यार ये तो झूठ मूठ का इस देश में कहा जाता है, खासकर उत्तर भारत में, कि शराफत से रहोगे तो भगवान बहुत पसंद करेगा, तरक्की करोगे। मेरा सारा कॉन्सेप्ट ही टूट गया। मेरा जीवन का कॉन्सेप्ट जो बचपन में किताबें देती है ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस संसद में जितने लोग बैठे हैं ये सब यही पॉलिसी माने। ऐसी कोई पॉलिसी वॉलिसी होती नहीं, लेकिन हाँ चूंकि स्कूलों में ऐसा नहीं बताया जा सकता। बाद में मुझे पता चला कि यार स्कूलों की मजबूरी क्या होती है। जैसे अब एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों में 40 बच्चे किताब को ही समझ के चलते हैं जी। हिंसा करोगे तो नरक में जाओगे और ऐसा वैसा। 8 बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा लीक से हटते हैं कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ये सब तो ऐसी बात है। 2 उसमें ऐसे होते हैं। अब एक क्लास में 50 में से सबसे पढ़ने वाले हैं वो बाबू बन गए, चपरासी बन गए। 8 उसमें से आईएएस आईपीएस बन गए और 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं। वो सेंट्रल मिनिस्टर वो है जिनको ये पता चल जाता है कि यार पढ़ाई वढ़ाई सब ऐसे ही है, जिंदगी एक अलग कहानी है। जैसे भगवान कृष्ण है, उन्होंने गीता को बोला है, पढ़ा थोड़ी है। हाँ राइट। ऐसे हम सबको अपनी महाभारत में अपनी गीता खुद लिखनी पड़ेगी, और उस गीता में आपके अपने चैप्टर्स होंगे और आपका अपना सिद्धांत होगा। तो इसीलिए आप कहते हैं जब अच्छाई की हम बात करते हैं, जब हम लोगों को पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है, लेकिन अवध ओझा सर कहते हैं कि माफ़ मत करो, इंतज़ार करो और सही वक्त पे वार करो। नहीं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। ठीक है, हम गॉड तो है नहीं, हम तो भगवान है नहीं। तो अगर हम मुक्त हो चुके हैं, जैसे बुद्ध हैं, एक आदमी आया उनके चेहरे पे थूक दिया तो उन्होंने अपने चद्दर से पोंछ लिया। आनंद ने देखा, आनंद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि क्या यार। वो दूसरे दिन वो आदमी फिर आया, उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि देखा कल इसकी मनोदशा कुछ और थी, आज इसकी मनोदशा कुछ और है। बुद्ध जागृत है। अगर हम पाकिस्तान को माफ करते चले जाएं तो पीओके के बजाय आज कलकत्ता तक उसका कब्जा होता। आपको यह पता करना है कि आप संसारी हो कि सन्यासी हो। अगर आप सन्यासी हो तो आपके नियम अलग हैं, अगर आप संसारी हो तो आपके नियम अलग हैं। माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हज़ार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है।
ओके। हाँ तो सर बचपन से हम गीता पे और कृष्ण पे आ गए, अभी थोड़ा सा वहीं रहते हैं। क्या शरारत आपको याद आती है, आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया है, या आपने जो किया वो आज आप देखते, आज आप उसको बड़े इंजॉय के साथ बता सकते हैं, मस्ती के साथ बता सकते हैं, लेकिन उस समय जब किया था तो सांसें ऊपर नीचे थी, ऐसा कुछ इंसिडेंट बताइए, क्योंकि मैंने एक दो सुने हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। नहीं, 2 ही 3 इंसिडेंट्स हैं। एक तो अटेंडेंस रजिस्टर वाला इंसिडेंट है, बताइए। उसको मुझे बड़ा प्राइड भी फील होता है, अच्छा भी लगता है, पर नहीं करना चाहिए लोगों को। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति महाभारत में मौजूद है, उसकी अपनी गीता, उसके अपने सिद्धांत हैं। तो मैं क्लास 12th में था, बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो हमारा जो उस समय का प्रिंसिपल थे वो बेचारे थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा ही खुश रहते थे। अच्छा। तो एक दिन आए और 10-12 नाम उन्होंने गिनाया, अवध ओझा, आलोक शुक्ला और फलाना फलाना। बोले, फिर हमारी तरफ देखे, बोले मिस्टर ओझा। मैंने कहा सर। बोले यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने कहा वाई सर? तो बोले यू हैव 37% अटेंडेंस। मैंने कहा सर आई वॉज इल सर। अरे आई नो द ड्रामा यू डू। मुस्कुराए वो, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी कि देखा बेटा फंसा दिया तुमको। मैंने कहा साहब ऐसा है कि मैंने तो यूपी बोर्ड से ही भर रखा है, मैं इतना विद्वान आदमी हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं हर बोर्ड से इंटर पास करूँ। अरे बोले आई विल लुक ओवर इट, डोंट वरी। चले गए। हम लोग बाहर बैठ के वही मीटिंग चल रही थी कि यार इतना जो है इजराइल ईरान वॉर शुरू हो गया, अब क्या होगा धरती का, ये तो मानेगा नहीं। तो उसमें हमारे एक दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, भी दुबई में रहते हैं, बस सज्जन आदमी बेचारे। हमें पता था कि दोस्त तुम ही निकाल सकते हो। और फिर वो रजिस्टर वहाँ से चोरी हुआ, बड़ा बवाल हुआ, उसको लेके बहुत सारे बवाल हुए और बड़ा हाहाकार मचा। FIR हुई, मतलब थाने में जाना पड़ा। कोतवाल साहब थे, उन्होंने कहा कि रजिस्टर तो अभी हमें तो मिल गया रजिस्टर, और जो लेकर गया था उसने तुम्हारा भी नाम लिया है, कबूल कर लोगे तो माफ़ कर देंगे। मैंने कहा सर जब नाम ले ही लिया, जो व्यक्ति लेके गया उसने नाम ले ही लिया, तो कबूल क्या करना सर, अब तो आप जान ही गए हो कौन ले गया है, लेकिन उसको बुलाओ सर जिसने नाम लिया है। नो नो नो, पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा सर पता तो चले कौन ले गया था, मैं भी तो जानूं। तो बोले देखो बेटा बच नहीं पाओगे। मैंने कहा सर मैं ले ही नहीं गया सर, क्योंकि मुझे पता था कि जिस शाम रजिस्टर गायब हुआ था उस शाम मैंने जला भी दिया। तो उसको मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। खैर, लेकिन ठीक था, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दिया, पास भी हुए। बस ऐसे ही छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती थी। अब सर वो आप आ नहीं रहे उस पर जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ, वो जो गोलियां चली थी वो क्या किस्सा था? गोलियां तो मतलब उसका एक मुद्दा अलग था, वो मैंने बताया भी था, मैं जब शो में था कि भाई मैं मूवी देख के निकला, हम थे और मेरे साथ एक साहब थे, उमेश वर्मा उनका नाम था। ठीक है। तो साहब दोनों लोग निकले, तो कुछ बंदे, कुछ लोग खड़े हुए थे और उनसे मेरा कोई वैसा परिचय भी नहीं था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मेरे बहुत खास हो या मेरे दुश्मनी है उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं। बस चूंकि क्या था कि मैं, हमारे टाइम पे 90s में फातिमा स्कूल बड़ा रेपूटेड स्कूल माना जाता था। अच्छा, मैं थोड़ा सा 10th के बाद रहता भी था, एक जो जवानी जब आदमी को आती है तो शर्ट वर्ट खोल के और स्कूटर पे बैठ, तो शायद ऐसी कुछ खुन्नस रही होगी। तो उसी में उसने क्या किया, मुझे बुलाया और एक तमाचा मारा खींच के। आपको? हमको। क्या भैया बड़ी रंगदारी में रहते हो, क्या बात है। बस उसी मुद्दे में ये सारी घटनाएं घटी। ओके। अच्छा, पिताजी के साथ रिश्ते कैसे थे? पिताजी तो हमारे भगवान हैं। मैं जहाँ भी हूँ वो पिताजी की वजह से हूँ, सबसे पहला स्थान उन्हीं का है। कहते हैं माँ बाप आपको जीवन में रास्ता दिखाते हैं, और मैं दुनिया के सारे माँ बाप से इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आप अपने लड़के को संभालिए, उसको रास्ता दिखाइए, निश्चित तौर पर उसको दबाव में रखिए, डिसिप्लिन दीजिए, पर उत्साह भी दीजिए। मैंने आजकल माँ बाप को देखा, जैसे आजकल मैं देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसे हमारे पिताजी होते, उत्साह जो होता है, उत्साह वो अपनों से ही मिलता है। बाहर वालों को तो लगता है कि ठीक है यार ऐसा ही कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपसे 100 रुपये गिर गए और दुकानदार ने कहा अरे कोई नहीं भैया, हेमंत भैया पैसा ऐसा गिरता रहा, मेरा भी कई बार गिरा। लेकिन जब आप घर आते हो और आपके पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तो उस कोई बात नहीं में ज़्यादा दम होता है। राइट। तो सारे पेरेंट्स से मैं एक बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ चीज़ें जो गिफ्ट में दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अनुभव है, हर माँ बाप के पास जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो अनुभव होती है, उससे कोई कीमती चीज़ उनके पास होती नहीं, जो युवा समझ नहीं पाता।
और जैसे आपका सीनियर आपके साथ कोई चीज दबंगई से करता है तो आप अंदर में खुन्नस रखते हो, ऐसे जब आप बच्चों के साथ करते हो तो वो भी अंदर में खुन्नस रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेटा है 10th 11th में पढ़ता है, सिगरेट पीने आप जान गया वो सिगरेट पीता है, आप उससे बैठ के चर्चा करो ना इस पे कि क्यों पी रहे हो भाई, हमें बताओ, अगर फायदेमंद है तो हम भी पियेंगे भाई, कोई चीज अच्छी है तो हम भी करेंगे, सही बात। हमको भी बताओ। आप उसे मारने लगते हो, आप उसे पीटने लगते हो तो उसे लगता है कि यार अब बचा के करना पड़ेगा, वो छोड़ने के बजाय रिबेल के मोड में आ जाता है। 15 साल के बाद की जो उम्र है वो रिबेल की उम्र है। वहां जब आप दबाव देते हो, मारते हो, पीटते हो तो 95% केस में वो रिबेल में आ जाता है। मेरी बिटिया इस बार 10th में, एक उसके 100 में से 7 नंबर आए मैथ्स में। कितने? 7। इकोल ग्लोबल में पढ़ती है देहरादून में, 7 नंबर आए। मैं फूल माला लेके गया था उसे रिसीव करने के लिए, मैंने कहा यार वो मिड टर्म का एग्जाम होता है, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। उसमें 7 नंबर। वो बेचारी परेशान है। मैंने कहा बेटा मुझे पता है, मुझे किसी सुनना थोड़ी है, मुझे पता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता। कितने मौलाना है दिन भर कुरान पढ़ते हैं, कितने पंडित हैं दिन भर गीता पढ़ते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर पढ़ने के साथ मनन नहीं जुड़ा हुआ है उस पढ़ने को कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी तो हमने तोते को एक एग्जाम्पल दे, कहते नहीं क्या तोते की तरह रट रहे हो। तोता कितना भी पढ़ ले वो समझदार नहीं हो सकता, एनलाइटेंड नहीं हो सकता, रट्टू होता है। रट्टू होता है, चतुर्लिंगम मॉडल का होता है वो। हाँ, वो चमत्कार को बलात्कार कर डालेगा। तो सवाल ये है, मैं गया फिर मैं उसे लेकर आया घर। अभी एक हमारा स्टूडेंट ही है, वो उसको पढ़ा रहा है और धीरे धीरे वो पिकअप कर रही है मैथ्स में। तो हमें, जैसे हम चाहते हैं कि हम परेशान हैं तो कोई हमें सहारा दे, कोई हमें रास्ता दिखाए, ऐसे भी ही हमारे बच्चे भी चाहते। तो मेरे पिताजी ने वो रोल बहुत प्यार से अदा किया। मतलब हमें तो कभी कभी लगता था कि हमको कहीं मंदिर अंदर से उठा के लाएं, क्योंकि जिस तरह का वो बिहेव करते थे कि अरे ठीक है यार कोई बात नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं क्या 12th का रिजल्ट आया, हमसे पूछे पास हो गए, हमने कहा यार कंपार्टमेंट आ गया केमिस्ट्री में। बोले बहुत अच्छा, सारे महान लोगों का आता है। तुमने कहा 1-2 नाम बताओ। तो क्या बताएंगे यार, तो थे थोड़ा आराम से पता करके तो बताएंगे। तो हमने कहा ऐसे बोल देते हो यार, उल्टी सीधी बात करते हो, फालतू मोटिवेट करते हो। कंपार्टमेंट आ गया तो कहीं कोई बात नहीं बेटा। हमारे दोस्त हैं अतुल पांडे, वो बड़े अच्छे आदमी है बेचारे। तो वो हमारे पिताजी से गए, बोले अभी सेल टैक्स इंस्पेक्टर है लखनऊ में। तो हमारे पिताजी से जाके बोले कि चाचा वो अवध का कंपार्टमेंट आया, उससे कह दिए पढ़ ले। वो कहा देखो भाई तुम लोग कम बुद्धि के इंसान हो, एवरेज माइंड, मेरा बेटा सुपर माइंड है, 1 घंटे पढ़ता है टॉप करता है। अतुल पांडे लौट कर आए, कहीं माँ कसम बता रहे अवध ओझा आज के बाद जो तुम्हारे बाप से मिले, अरे यार मैं भलाई के लिए गया था, वो आदमी मुझे ही डिमोरलाइज कर दिया। तो ये कंडीशन थी। पता नहीं अच्छा रिस्क ले रहे थे जिंदगी में शायद, और वो रिस्क सही बैठ गया। लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों से, और आज के ज़माने में तो बिल्कुल, अब तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी आ गई है, समाज खुल गया है, बच्चे सब कुछ जानने लगे हैं। तो हम जितना ज़्यादा बच्चों से मिल के रहेंगे अब उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, ये तो आपने बता दिया कि उन्होंने आपको कितनी फ्रीडम दी, कितना मोटिवेशन दिया। मैं बेसिकली जानना चाह रहा था बचपन की शरारतें, कभी पकड़े गए, कभी मार पड़ी, कोई अगर एक आध आपको किस्सा है, वाक्य याद आता हो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे सफ़र में। तो हमारी टीचर थी मिस क्रिश्चियन पिंटो, क्लास 5th या 6th की बात है। तो हमें क्रिकेट खेलने जाना था। तो हमने मैडम से कहा कि मैडम वो हमारी मौसी जी की तबीयत बहुत ख़राब है। कहेंगे अच्छा, ओ यू जस्ट गो। हम चले गए। उस टाइम क्या होता था कि हमें ट्यूशन के बाद एक लड़का लेने के लिए आता था, आया और हमें याद नहीं, झूठ की रेकी नहीं की, प्लान नहीं किया। और लड़का आया, कहे मैडम भैया कहाँ है? तो बोले वो तो चला गया, उसकी मौसी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो बोले मौसी, मैडम तो मेरी माँ को बोला वो तो मैडम तो कचहरी में ही है, और मौसी तो है नहीं उसकी। अच्छा, तो बोले ठीक है। तो बोले भैया जरा आप हमको पता करके बताइएगा। तो फिर दूसरे दिन हम आए तो मैडम ने पूछा और अवध? मैंने कहा जी मैडम। भाई तुम्हारी मौसी कैसी है? मैंने कहा मैडम अब एकदम स्टेबल है मैडम। इतना मार मारा उस लेडी ने मुझको। कहा कि मैं इसलिए मार रही हूँ कि तुम अच्छा झूठ तो